हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज से हम वेबसाइट डेवलपमेंट की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस सीरीज़ में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम एक कंप्लीट वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं एंड वेबसाइट को डेवलप करने के लिए हमें किन किन टूल्स या स्किल्स की ज़रूरत होती है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके माइंड में अराइज होता होगा कि वाई वी लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट, हमें वेबसाइट डेवलपमेंट क्यों सीखना चाहिए। इसका जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि वेबसाइट डेवलपर्स जो हैं वो आजकल काफ़ी डिमांड में हैं एंड उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो ऑलरेडी पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं और उनको अपने बिज़नेस के लिए एक वेबसाइट रिक्वायर है। वेबसाइट को बनवाने के लिए जाहिर सी बात है कि वो एक वेबसाइट डेवलपर को ही हायर करेंगे एंड जब भी वो वेबसाइट डेवलपर को हायर करेंगे तो वेबसाइट डेवलपर्स की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट इसके बाद इसका एक ये भी रीज़न हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेटली 12.5 बिलियन डिवाइसेस ऑल अक्रॉस द ग्लोब यूज़ की जा रही हैं जिनमें हम वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं या वेबसाइट को हम ओपन कर सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब भी वेबसाइट का यूज़ बढ़ेगा तो हमें डेफिनेटली वेबसाइट डेवलपर्स चाहिए होंगे वेबसाइट डेवलप करने के लिए एंड जब भी हमें वेबसाइट डेवलपर्स चाहिए होंगे तो उनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ करेगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इट्स ईजियर टू मार्केट योर प्रोडक्ट इफ पीपल कैन सी इट। मतलब कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट है उसको आप मार्केट करते हैं फिजिकली या आप उसको मार्केट करते हैं ऑनलाइन, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बिकॉज जब आप एक अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन मार्केट करेंगे तो वो ग्लोबली एक्सेसिबल होगी, बहुत सारे लोग उसको देख सकेंगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट पेज वेरी वेल। तो फॉर एग्जांपल अगर आप आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लेते हैं एंड आप अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाते हैं तो आप एक हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि यू कैन मार्केट योर ओन आइडिया। मतलब आपने खुद से एक आइडिया सोचा, उसके ऊपर भी आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट इज़ अ वेबसाइट, कि वेबसाइट बेसिकली क्या है। तो वेबसाइट बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को बोला जाता है। मतलब हम जब डिफरेंट वेब पेजेस क्रिएट करते हैं और उनको आपस में इंटरलिंक कर देते हैं तो वो एक वेबसाइट फॉर्म हो जाती है। वेब पेजेस बेसिकली क्या है वो हम खैर नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो एक वेब पेज जो है उसके अंदर आप डिफरेंट तरह का कंटेंट रखते हैं, जिस लाइक आप इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या उसके अलावा एनिमेशंस आप जो है वो रखते हैं एंड उन्हीं वेब पेजेस को, डिफरेंट वेब पेजेस को जब बनाया जाता है और उनको आपस में लिंक कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं वेबसाइट। नेक्स्ट चलते हैं। आपकी वेबसाइट जो है वो ऑल अक्रॉस द ग्लोब अवेलेबल होती है। आप जहाँ पे भी चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग अ ब्राउज़र। आप उसका एड्रेस बार में एक एड्रेस लिखेंगे अपनी वेबसाइट का एंड आपके सामने वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी, चाहे आप कहीं पे भी हों, जस्ट आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप इसको ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं वेबसाइट्स को। कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा या कोई भी ब्राउज़र आप उसका यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि मस्ट हैव अ डोमेन नेम। मतलब कि जो आपकी वेबसाइट है उसका लाजमी सी बात है एक डोमेन नेम होगा। जस्ट लाइक अगर आप facebook.com यूज़ करते हैं या google.com आप यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि जो google.com है या facebook.com है ये बेसिकली इस वेबसाइट का नाम है एंड ये जो नाम है इसी को हम बोलते हैं डोमेन नेम। तो जब भी आप अभी वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट करेंगे और जब आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आप बेसिकली वेबसाइट को अपने सिस्टम पर बनाएंगे, अपने लैपटॉप वगैरह में आप उसको डेवलप करेंगे और जब वेबसाइट बन जाएगी उसके बाद आपको अगर लाइव करना है उसको तो लाइव करने के लिए आपको डोमेन बाय करना होता है एंड होस्टिंग बाय करना होती है एंड डोमेन और होस्टिंग जो है इसका आप पर ईयर पे करते हैं या पर मंथ अकॉर्डिंग टू योर होस्टिंग प्रोवाइडर या डोमेन प्रोवाइडर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इट कैन कंटेन इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, टेक्स्ट, एनिमेशन। जस्ट लाइक मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वेबसाइट जो है बेसिकली वो डिफरेंट वेब पेजेस की कलेक्शन है और वेब पेजेस के अंदर यही सब कुछ आ जाता है। या तो फिर आपका टेक्स्ट होगा या तो फिर कहीं पे आप इमेजेस शो होंगी या वीडियोस शो होंगी या एनिमेशन शो होंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। द नेक्स्ट हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट वेब पेजेस। तो वेब पेजेस का जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट इंक्लूडिंग इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस, एनिमेशंस। तो वेब पेज बेसिकली एक डॉक टाइप जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट होती है। मार्कअप जो है वो इसमें मतलब HTML वगैरह आप यूज़ करेंगे, मार्कअप लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे, स्टाइलिंग आप यूज़ करेंगे इसमें, जिसके थ्रू आप एनिमेशंस भी बना सकते हैं एंड यहाँ पे आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, वीडियोस ऐड कर सकते हैं, ऑडियोज़ ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का यहाँ पे कंटेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं एंड इन्हीं वेब पेजेस को जब हम आपस में इंटरलिंक कर देते हैं तो ये बेसिकली एक वेबसाइट बन जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेबसाइट टाइप्स के बारे में। वेबसाइट की बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक आपके पास जो टाइप आ जाती है वो है स्टैटिक वेबसाइट एंड द सेकंड वन इज़ डायनामिक वेबसाइट।
स्टैटिक वेबसाइट बेसिकली ये होती है कि जब जिस वेबसाइट के अंदर आपने एक दफ़ा कोड ऐड कर दिया, आपने एक कोडिंग कर दी, उसके अंदर जो भी आपने फंक्शनैलिटीज़ डिफाइन कर दी वो कभी भी चेंज नहीं होंगी, वो स्टेबल ही रहेंगी। सो स्टैटिक वेबसाइट बेसिकली ऐसी वेबसाइट है जस्ट लाइक यू कैन सी हियर इज़ द वन विद द स्टेबल कंटेंट, मतलब जिसमें कि कंटेंट आपका चेंज नहीं होगा, स्टेबल ही रहेगा। अगर आपको दोबारा चेंज करना है तो आपको अगेन कोडिंग के थ्रू ही उसको चेंज करना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि वेयर एवरी यूज़र सी द एग्जैक्ट सेम थिंग ऑन ईच इंडिविजुअल पेज, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर यूज़र जो है वो अलग अलग कंटेंट देखेगा, या उसको अपनी चीज़ें शो होंगी, उसको अपने ऑर्डर डिस्प्ले होंगे, उसको अपने ऑर्डर या अपनी चीज़ें डिस्प्ले होंगी। ये है कि हर यूज़र एक पेज के ऊपर जो देख रहा है वही दूसरा यूज़र भी उस चीज़ को एक्सेस कर पाएगा। जस्ट लाइक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, अबाउट अस का पेज है, या उसके अलावा कॉन्टैक्ट अस का पेज है जहाँ पे जस्ट इन्फॉर्मेशन ऐड की होती है। तो उसको अगर एक यूज़र एक्सेस करता है, 2 यूज़र एक्सेस करते हैं या 3 करते हैं, तीनों यूज़र्स को एक ही चीज़ जो है वो डिस्प्ले हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि तमाम यूज़र्स को अलग अलग कंटेंट डिस्प्ले होगा। तो ऐसी वेबसाइट जो है वो उनको हम बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। तो अभी हम स्टैटिक वेबसाइट की एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके लिए चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। ओके, सो मैं यहाँ पे भी एक वेबसाइट ओपन करने वाला हूँ, advice@law.com। तो advice@law.com जो है बेसिकली एक स्टैटिक वेबसाइट है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे इसकी एक मेन्यू बार आपको शो हो रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका लोगो है, इसके साथ यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे कुछ अगेन वेब पेजेस के लिंक्स आ रहे हैं बाकी पेजेस के। इसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट आ रहा है, लिंक आ रहा है अगेन। देन इसके बाद अगर मैं नीचे यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह का टेक्स्ट एंड इमेजेस हमें शो हो रही हैं या लिंक शो हो रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो प्रोग्रेस बार है, उसके साथ कुछ टेक्स्ट है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे राइट साइड पे तो टाइटल आ गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई। इसके बाद ये यहाँ पे एक फ्लोटिंग बटन आ गया, इस पर क्लिक करने पे आई थिंक व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट जो है वो सेक्शंस हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, जस्ट लाइक फैमिली लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बिजनेस लॉ। तो जस्ट लाइक ये जितनी भी आप यहाँ पे इस पेज में इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ या कोई और यूज़र इसको एक्सेस करता है तो हम एक ही चीज़ को देख पाएंगे। मतलब उसके पास ऐसा नहीं होगा कि उसके पास कुछ और डिस्प्ले हो और मेरे पास कुछ और डिस्प्ले हो। तो ऐसी वेबसाइट जो कि स्टेबल हैं या उनका कंटेंट ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता, उनको हम बोलेंगे स्टैटिक वेबसाइट्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सर्विसेज के पेज में चला जाता हूँ, लाइब्रेरी के पेज में या जजमेंट्स के पेज में, इसके तमाम पेजेस जो हैं वो स्टैटिक हैं और इसमें जितना भी यहाँ पे कंटेंट ऐड होगा उसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही जो है वो चेंज कर सकता हूँ। अगर तो मेरे पास इसकी सोर्स फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैं इसको कोड के थ्रू ही चेंज कर सकता हूँ, खुद ब खुद ये चेंज नहीं होगा। इसी तरह मैं आपको एक और वेबसाइट दिखा देता हूँ, bakir&sons.com। सो ये भी एक स्टेबल ही वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट है। अगर यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस आ रही हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, अगेन कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं जो कि अगेन यहाँ पे स्टैटिक हैं, उनकी जस्ट इमेजेस और टाइटल ऐड किए गए हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो टीम मेंबर्स की जो है वो इन्फॉर्मेशन है, इनका कॉन्टैक्ट अस का जो है वो सेक्शन है, एंड इस तरह से जो है यहाँ पे फुटर का सेक्शन है। तो ये जितने भी यहाँ पे आप सेक्शंस देख रहे हैं या जितने भी पेजेस देख रहे हैं ये बेसिकली स्टैटिक हैं। आप ऊपर भी इसका देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है service.html। तो बेसिकली ये एक HTML की जो है वो HTML में बनी हुई वेबसाइट है, एंड इसको अगर आपको कोई भी यहाँ पे चेंज करना है तो आप इसकी कोडिंग में ही जाके चेंज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक और वेबसाइट पे ले चलता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ aliwebtech.com। तो ये भी वेबसाइट जो है ये एक स्टैटिक ही वेबसाइट होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी डिजिटल एजेंसी जो है उसका लोगो आ रहा है। देन इसके बाद यहाँ पे होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉग्स का पेज शो हो रहा है, एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट अ कोड की ऑप्शन है जो कि अगेन इसी के एक वेब पेज का जो है वो लिंक है। अगर आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो जितना भी यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट लिखा आ रहा है ये तमाम स्टैटिक है। अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ या कोई और एक्सेस करता है ये बिल्कुल सेम रहेगा। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड्स की तरफ एंड देखते हैं कि डायनामिक वेबसाइट जो हैं वो क्या होती हैं। ओके, सो डायनामिक वेबसाइट्स बेसिकली ऐसी वेबसाइट्स हैं जस्ट लाइक यू कैन सी हियर, जहाँ पे बेसिकली कंटेंट जो है वो यूज़र के हिसाब से चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं उस कंटेंट को देख रहा हूँ तो हो सकता है कि वो मेरे पास डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले हो और दूसरे यूज़र के पास डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले हो, या उसमें कोडिंग के बगैर हम कुछ एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली क्या सिनेरियो है, मैं आपको एग्जांपल्स कुछ दे देता हूँ। जस्ट लाइक आप फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक की जो वेबसाइट है यहाँ पे अगर आप कोई भी पोस्ट ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पोस्ट का जो ब्लॉक वहाँ पे ऐड होता है उसकी भी बैकएंड पे कोडिंग खुद ही हो रही होती है। तो वो आपने तो उसकी कोडिंग नहीं की, आपने सिर्फ पोस्ट ऐड की और वो पोस्ट वहाँ पे डिस्प्ले हो गई। मतलब उनकी वेबसाइट में विदाउट कोड आपने एडिटिंग कर दी, तो वो बेसिकली एक डायनामिक वेबसाइट होगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो है यहाँ पे लिखा हुआ है
कि इज़ द वन वेयर कंटेंट इज़ पुल्ड ऑन द फ्लाई अलोइंग इट्स कंटेंट टू चेंज विद द यूज़र। फॉर एग्जांपल अगर आप डिफरेंट शॉपिंग वाली वेबसाइट्स ट्राई करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट जस्ट लाइक Draaz.pk या अमेज़ोन वगैरह की अगर आप बात करें, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप अपने सेलर अकाउंट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, उनको आप डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं तो आप अपने ऑर्डर्स जो हैं वो अपने अकाउंट में देख सकते हैं, दूसरा यूज़र अपने ऑर्डर जो हैं वो अपने अकाउंट में देखेगा। तो मतलब हर एक यूज़र को अलग अलग इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, इसीलिए इन वेबसाइट्स को बोला जाता है डायनामिक वेबसाइट, मतलब कि ऑटोमेटिकली हर यूज़र के हिसाब से चेंज हो सकती हैं। तो इसकी एग्जांपल्स के लिए हम चलते हैं अगेन ब्राउज़र की तरफ एंड हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डायनामिक वेबसाइट की। ओके, सो मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ वेबसाइट ओपन कर रखी हैं, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर petsfoods.com एंड bshop.pk। तो ये बेसिकली डायनामिक वेबसाइट की एग्जांपल्स हैं। अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे petfoods.com, तो बेसिकली ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे वो पेट के जो फूड्स हैं वो यहाँ पे सेल करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, और जितनी भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो बेसिकली इस वेबसाइट की एक डेटाबेस है, वहाँ से यहाँ पे फैच करके वो शो करवा रहे हैं। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, अब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे कार्ट के अंदर जो है वो आइटम ऐड हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर यहाँ पे ये 1 लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में अगर कोई और बंदा इसको एक्सेस कर रहा है इस वेबसाइट को एट द सेम टाइम, तो उसको भी ये 1 यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा। ये जस्ट मेरी साइड पे हो रहा है, मतलब ये मेरी साइड पे सिर्फ चेंजिंग हुई है, दूसरे यूज़र की साइड पे ये चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से अगर मैं इस कार्ड को ओपन करता हूँ, व्यू कार्ड में जाता हूँ, यहाँ पे जो मेरा बिल बन रहा होगा ये बिल बेसिकली मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ना कि दूसरे यूज़र को। तो ये बेसिकली जो वेबसाइट्स हैं ये डायनेमिक वेबसाइट होती हैं। इसी तरह जब मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करूँगा, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ या रजिस्टर करता हूँ, तो इसके लिए भी लॉगिन करने के बाद अगर मुझे मेरे ऑर्डर्स वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, जो मैंने ऑर्डर्स किए या जिन प्रोडक्ट्स को मैंने ऐड टू विश लिस्ट किया, तो ये अगर मैं करता हूँ और वो मुझे मेरी विश लिस्ट शो करवाएगा, मुझे मेरे ऑर्डर डिस्प्ले होंगे, दूसरे यूज़र को उसके ऑर्डर्स और उसकी विश लिस्ट में जो आइटम्स थी वो डिस्प्ले होंगी। तो ये बेसिकली डायनेमिक वेबसाइट है, क्योंकि इसमें हर यूज़र के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज कर रही है। और इसी तरह से अगर हम बात करें bshop.pk की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो हाइजीन एंड केयर प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं। तो अगर यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे नीचे यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको डिस्प्ले हो रही हैं, और अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट पे चला जाता हूँ तो इसको मैं यहाँ से इसकी जो डिटेल्स हैं उसको रीड कर सकता हूँ, और ये तमाम डिटेल्स डेटाबेस से आ रही हैं। अगेन यहाँ पे उसमें मैं ऐड टू कार्ट अगर करूँगा तो मेरे पास ये कार्ट में ऐड हो जाएगी, एंड कार्ट में ऐड होने के बाद मैं यहाँ पे ऑर्डर जो है वो प्लेस कर पाऊँगा। सो मैं यहाँ से आई थिंक अभी ऐड टू कार्ट नहीं हुआ, मैं वापस इसी वेबसाइट में जा रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने ऐड टू कार्ट किया था इसी को मैं आपको चेकआउट पे ले जाता हूँ। अब चेकआउट पे वो मुझसे पूछेगा कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है या आप गैस चेकआउट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है। दैन फिर अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो मुझे यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करना होंगी, दैन मुझे डिलीवरी डिटेल देना होंगी, डिलीवरी मेथड। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन डाटाबेस में स्टोर हो जाएगी, मेरे अकाउंट के साथ अटैच भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये डिटेल दूसरे यूज़र को डिस्प्ले हों, ये जस्ट मेरे अकाउंट में डिस्प्ले होंगी। तो ऐसी वेबसाइट जिसमें कि हर यूज़र के हिसाब से डाटा चेंज हो सकता है, इसको हम बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट। जस्ट लाइक मैंने आपको पहले एग्जांपल दी फेसबुक की, या youtube.com अगर आप देखें तो वहाँ पे भी जब आप वीडियोस अपलोड करते हैं, मतलब उन्होंने वेबसाइट क्रिएट की यूट्यूब वालों ने, और उन्होंने आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए कि आप यहाँ पे वीडियोस ऐड कर सकते हैं। और जब भी आप वीडियो ऐड करते हैं, आप तो उसकी कोडिंग नहीं करते, बैकएंड पे उन्होंने एक कोड लिख दिया हुआ है जिसकी मदद से ऑटोमेटिकली उसकी बैकएंड की जो कोडिंग है वो हो जाती है, एंड आपकी वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो जाती हैं। तो ऐसी वेबसाइट जो हैं जिनमें बैकएंड हुआ होगा और जिसमें हर यूज़र के हिसाब से डिफरेंट जो हैं वो हमें डाटा शो हो रहा होगा, इसको हम बोलेंगे डायनामिक वेबसाइट। सो नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड्स की तरफ, एंड हम देखते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट अगर हमें सीखनी है तो हमें किन किन फेजेस से जो है वो गुजरना होगा। ओके, सो अभी हम बात करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट के फेजेस के बारे में। सो द फर्स्ट फेज इज़ फ्रंट एंड एंड द सेकंड फेज इज़ बैक एंड। तो जब भी आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है, आपको पहले फ्रंट एंड सीखना पड़ेगा एंड देन आपको बैक एंड सीखना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड बेसिकली क्या है? फ्रंट एंड हम बोलते हैं वेब डिज़ाइन को। मतलब जब भी आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं, उस वेबसाइट के अंदर जो आपको फ्रंट पे शो हो रहा होता है वो चीज़ जो है फ्रंट एंड कहलाएगी। एंड अगर आप बैक एंड की बात करें तो बैक एंड में वो चीज़ आ जाती है, जस्ट लाइक आप किसी भी वेबसाइट में जाते हैं, वहाँ पे आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन के बैक एंड पे जो फंक्शनैलिटी ऐड है, या रजिस्ट्रेशन के बैक एंड पे जो फंक्शनैलिटी ऐड है, या जस्ट लाइक अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक ई कॉमर्स वेबसाइट दिखाई, इसमें जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर प्लेस होने पे जो डाटा डेटाबेस में ऐड हो रहा है, और ये सारी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं ये बैक एंड में आ जाती हैं। तो फ्रंट एंड पहले आप सीखेंगे, वेब डिज़ाइन करना सीखेंगे, फिर उसके बाद आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, मतलब बैक एंड की तरफ आप जाएंगे।
तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट कि फ्रंट एंड में हमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखना पड़ेंगी। तो द फर्स्ट लैंग्वेज इज़ HTML एंड CSS। तो जब भी आप बात करेंगे फ्रंट एंड की तो इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, बट HTML एंड CSS जब आप सीखना स्टार्ट करेंगे तो आप ये पैरेलल और इकट्ठा सीखेंगे। सो HTML जो है वो यूज़ की जाती है वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए या वेबसाइट को बनाने के लिए। मतलब आपने फॉर एग्जांपल वेबसाइट के अंदर एक बटन ऐड करना है, यहाँ पे एक इमेज ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे हेडिंग ऐड करना चाहते हैं, आप वीडियो ऑडियो कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं, कोई भी एलिमेंट, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं HTML का। जबकि जो CSS है ये यूज़ की जाती है स्टाइलिंग के लिए। मतलब आपने एक बटन तो क्रिएट कर लिया, लेकिन बटन का जो बॉर्डर का कलर है या उसकी जो बैकग्राउंड का कलर है या जो उसके टेक्स्ट का कलर है या उस पर अगर हम माउस लेके जाएंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ये जब जो स्टाइलिंग है, ये सब स्टाइलिंग जो है ये आप CSS के थ्रू देंगे। तो HTML जो है वो स्टैंड्स करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को, ठीक है। तो HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड जो CSS है उसका मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो नाम से ही जाहिर है कि CSS जो है वो स्टाइलिंग के लिए यूज़ की जाती है एंड HTML चूँकि मार्कअप लैंग्वेज है तो ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए यूज़ की जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कोर्स में HTML एंड CSS से ही स्टार्ट करेंगे एंड देन इसके बाद हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपकी फ्रंट एंड पे यूज़ की जाती है फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग के लिए। ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसका भी हम नेक्स्ट आगे यूज़ देखेंगे कि क्या यूज़ है। इसके बाद jQuery आ जाती है। तो jQuery बेसिकली जावास्क्रिप्ट की ही एक लाइब्रेरी है और ये भी हम इसी वेब सीरीज़ में सीखेंगे कि jQuery पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। jQuery बेसिकली क्या करती है कि जावास्क्रिप्ट में जब हम काम कर रहे होते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें बहुत सारे फंक्शंस खुद से बनाना होते हैं, जबकि jQuery में हमें ऑलरेडी बने बनाए फंक्शंस मिल जाते हैं एंड हमारा काम जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ओके, सो इसके बाद आ जाता है बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या है कि जिस तरह से jQuery जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, बिल्कुल उसी तरह से बूटस्ट्रैप जो है वो CSS की लाइब्रेरी है। मतलब जिस तरह से जावास्क्रिप्ट के लिखे लिखाए फंक्शंस हमें मिल जाते हैं jQuery में एंड उनको हम अपनी वेबसाइट से अटैच करके उनको यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से CSS के जो हमें वहाँ पे क्लासेस डिफ़ाइन करते हैं वो बहुत सारी क्लासेस लिखी हुई ऑलरेडी मिल जाती हैं बूटस्ट्रैप की फ़ाइल में एंड बूटस्ट्रैप हमें एक CSS की ही फ़ाइल प्रोवाइड करता है जिसको हम अपनी वेबसाइट से अटैच करने के बाद उन फंक्शंस का उन क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं एंड अपने काम को ईजी कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर हम CSS में अप्रॉक्सीमेटली 50 लाइंस का कोड करते हैं तो बूटस्ट्रैप में जस्ट हमें एक क्लास लिखने से वो वाला काम हो जाता है। तो बहुत सारा काम जो है वो jQuery एंड CSS जो है वो आसान कर देते हैं। सो इस तरीके से बहुत सारा काम जो है वो हमारा ईजी हो जाता है। jQuery जो है वो हमें जावास्क्रिप्ट के कोड में हेल्प कर देती है और बूटस्ट्रैप जो है वो CSS के कोड में हमारी हेल्प कर देती है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे बैकएंड के बारे में। बैकएंड के अंदर आपकी प्राइमरली दो लैंग्वेजेस आ जाती हैं, एक आ जाती है PHP एंड एक आ जाती है MySQL। तो PHP बेसिकली यूज़ की जाती है बैकएंड के लिए, जस्ट लाइक आप डिफरेंट वहाँ पे फॉर्म्स यूज़ करते हैं, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म। फॉर एग्जांपल एक बंदा लॉगिन कर रहा है और वो अपनी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट ऐड कर रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ चेक करना कि उसने इन्फॉर्मेशन ठीक ऐड की है या नहीं की, और अगर नहीं ऐड ठीक की तो देन हम उसको एक एरर डिस्प्ले करवाते हैं कि योर इन्फॉर्मेशन इज़ इनकरेक्ट। तो ये जो एरर डिस्प्ले करवाने का काम है या जो चेक करने का काम है, ये काम है PHP का। इसी तरह से अगर आप फेसबुक पे पोस्ट कर रहे होते हैं तो फेसबुक जो है आप जैसे ही आप वहाँ पे पोस्ट करते हैं ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट को डिस्प्ले कर देता है। तो वो जो डिस्प्ले हो रही होती है वो भी PHP के थ्रू होती है। फेसबुक अगर आप बात करें तो बताते हैं खुद PHP में डेवलप्ड है, youtube.com इवन दो PHP में डेवलप्ड है। इसी तरह बहुत ही सारी वेबसाइट्स जो हैं वो PHP में ऑलरेडी बनी हुई हैं। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ इसमें फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं। एजेक्स के नाम से एक फ्रेमवर्क है, ये खुद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट एंड PHP का मिक्सचर है एंड इसके थ्रू हम एसिंक्रोनियसली मतलब कि रिफ़्रेश किए बगैर हमने अगर कुछ चेंजेस करनी हो तो हम एजेक्स का यूज़ करते हैं। मतलब हमारा वेब पेज भी रिफ़्रेश ना हो एंड वेब पेज के अंदर जो है वो चेंजेस भी हो जाएँ, तो उसके लिए हम एजेक्स का यूज़ करते हैं। एंड इसी तरह से हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट जेसन। तो जेसन जो है बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के नाम से इसको जाना जाता है एंड इसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो इसको भी हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम भी अपनी इस वेब सीरीज़ में स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे HTML एंड CSS से, देन उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी की लैंग्वेजेस पे मूव करेंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि PHP के अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं। क्या हम बैकएंड पे PHP के अलावा भी कोई लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं? तो आंसर है येस। PHP के अलावा बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, जस्ट लाइक ASP.NET में आप बैकएंड कर सकते हैं। इसके अलावा डिजेंगो फ्रेमवर्क जो है पाइथन का, इसके अंदर भी आप बैकएंड कर सकते हैं। इसके अलावा रूबी एंड रेल्स पे आप कर सकते हैं, आप फ्लटर पे कर सकते हैं। फ्लटर बेसिकली या React.js जो भी यहाँ पे लिखा है, React.js या फ्लटर जो है ये दोनों
मोबाइल ऐप के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए फ्लटर गूगल वालों ने डेवलप किया है, गूगल ने डेवलप किया है। एंड फ्लटर में हम डिफरेंट अपने जो एंड्रॉयड के ऐप्स हैं या iOS के ऐप्स हैं वो भी डेवलप कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ हम इसमें वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। जबकि जो रिएक्ट है, रिएक्ट ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है रिएक्ट JS के नाम से, जो कि सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स के लिए यूज़ किया जाता है, वेबसाइट्स बिल्ड करने के लिए। जबकि रिएक्ट नेटिव के नाम से इनका एक प्लेटफॉर्म है जो कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है। तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट्स बनाने के लिए। तो ये बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, बट हम PHP को प्रेफर इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ऑलरेडी PHP में बिल्ड हैं, और बहुत सारे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जैसे लाइक वर्डप्रेस वगैरह ये भी PHP में ही बिल्ड हैं। तो ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। सेकंड नंबर पे ये कि PHP में बनी हुई वेबसाइट आप लाइनक्स सर्वर्स पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, आप विंडोज़ सर्वर पे भी उसको लाइव कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं होता। जबकि अगर आप ASP.NET में कोई वेबसाइट डेवलप करेंगे तो आपको उसके लिए विंडोज़ सर्वर रिक्वायर होगा, वो लाइनक्स बेस्ड सर्वर पे रन नहीं करेगी, और विंडोज़ सर्वर अगेन बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ेगा। और इसीलिए PHP को प्रेफर किया जाता है क्योंकि PHP ऑलरेडी बहुत सारे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में यूज़ हो रही होती है। तो उनमें भी अगर आपको कल को कोई चेंजेस करना है कोड के थ्रू तो देन आप जो है वो PHP का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि PHP के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो PHP के कुछ फ्रेमवर्क्स के यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ, लारावेल, कोडिग्नाइटर, इसके बाद यी, इसके बाद आ जाता है केक PHP, देन आ जाता है सिम्फोनी, देन इसके बाद आ जाता है फैल्कॉन। एंड इसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं, फ्रेमवर्क्स जो हैं वो PHP के अवेलेबल हैं। लेकिन ये कि इसमें जो मोस्टली यूज़ किए जाने वाले हैं वो लारावेल या कोडिग्नाइटर हैं। अब फ्रेमवर्क में काम करने से हमें क्या फ़ायदा होता है? बेसिकली अगर आप PHP का कोड खुद करेंगे या आप कस्टम PHP का कोड यूज़ करेंगे तो उसमें इस तरह होता है कि जब भी आप PHP में कोई भी आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आपको HTML का भी कोड एक ही फाइल में लिखना होगा, CSS का भी कोड आप एक ही फाइल में लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट का भी, jQuery का भी, एंड अगेन बैकएंड का भी। लेकिन जो फ्रेमवर्क्स हैं इसके अंदर आपका जस्ट लाइक लारावेल है, इसके अंदर आपके पास MVC फ्रेमवर्क आ जाता है, मतलब कि मॉडल व्यूज़ कंट्रोलर। तो मतलब इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाती है मॉडल्स की, व्यूज़ की एंड कंट्रोलर्स की। तो आप हर काम जो है वो अलग अलग करते हैं, मतलब आप फ्रंट एंड जो है वो अलग फाइल्स में स्टोर करेंगे, आपका जो बैकएंड का कोड है वो अलग फाइल्स में होगा, आपकी डेटाबेसिस का जो कोड है वो एक अलग फाइल में होगा। तो ये जो है वो फ्रेमवर्क का फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा अगर एक कस्टम PHP में वेबसाइट बनी हुई है और उसमें मैंने कोड लिखा है तो मे भी हो सकता है कि दूसरे किसी डेवलपर को उसको समझने में मुश्किल पेश आए। जबकि अगर एक फ्रेमवर्क में कोड किया गया है, चाहे वो मैंने किया है या किसी और ने किया है, मैं उसको ईजिली समझ सकता हूँ अगर तो मुझे उस फ्रेमवर्क का आइडिया है। जस्ट लाइक अगर मैं लारावेल पे काम करता हूँ या कोडिग्नाइटर में मैं काम करता हूँ तो मुझे ईजिली उस कोड का आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं उसमें एक वेबसाइट बनाऊँगा लारावेल में या कोई और बनाएगा, हम दोनों को एक ही रूल्स फॉलो करना है, एक ही फ्लो जो है वो हमें एक ही जो है वो फॉलो करना होगा, जिसकी वजह से ईजिली हम कोड जो है वो समझ सकते हैं। और इसके अलावा इसका ये भी फ़ायदा है कि इसमें बहुत सारी आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, आपको सिक्योरिटी वगैरह वेबसाइट में खुद ऐड नहीं करना पड़ती, आपको फ्रेमवर्क्स की तरफ से बहुत सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं एंड देखते हैं जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स के बारे में। सो जस्ट लाइक हम PHP के फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट के भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स यूज़ किए जाते हैं, जस्ट लाइक Vue.js है, React.js है, इसके बाद Next.js है, Node.js है, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जो कि आप सर्च भी कर सकते हैं। एंड जब हम कंप्लीट वेबसाइट सीख लेंगे उसके बाद हम इन फ्रेमवर्क्स पे भी वीडियोस बनाएंगे एंड आप वो भी वीडियोस जो हैं वो देख सकेंगे हमारे चैनल पे। सो अब हम बात कर लेते हैं लर्निंग मेथोडोलॉजी के बारे में कि हम बेसिकली इस कोर्स को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम काम करने वाले हैं HTML एंड CSS पे, ये दोनों आपकी लैंग्वेजेस पैरेलल चलेंगी। एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, जावास्क्रिप्ट के बाद हम jQuery करेंगे, देन बूटस्ट्रैप, एंड देन उसके बाद हम बैकएंड की तरफ मूव करेंगे। एंड ये सब करने के बाद हम डिफरेंट वेबसाइट जो हैं वो स्टार्ट से लेके एंड तक हम कंप्लीट बनाना सिखाएंगे, जिसमें आप ये देख सकेंगे कि किस तरह से हम एक कंप्लीट वेबसाइट उसका फ्रंट एंड भी किस तरह से हम कर सकते हैं एंड बैक एंड भी हम कर सकते हैं, एंड उसको हम लाइव सर्वर पे भी डिप्लॉय करके देखेंगे, जिससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि वेबसाइट्स को हम किस तरह से डेवलप करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने उन दोस्तों से शेयर करें जो वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम HTML में फर्स्ट कोड अपना रन कर सकते हैं, एंड उसके बाद हम डिफरेंट वीडियोस में देखेंगे कि डिफरेंट HTML के हम एलिमेंट्स किस तरह बना सकते हैं एंड उन पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।